धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बता दें, आज हमारा साप्ताहिक अवकाश यानी कि हफ्ते की छुट्टी का दिन होता है, यानी कि शुक्रवार जुमे को धाकड़ खबर का ऑफिस बंद रहता है। लेकिन क्या करें, पूरा जुलाई गुजर गया, इस बार तो कोई छुट्टी काटने का मौका ही नहीं मिला। कल बकरीद है, हम लोग अभी से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कल शायद आपको नहीं मिल पाएंगे, पर परसों ड्यूटी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, वो हौसला देती है और काम करने की नई ऊर्जा भी देती है। चलते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा के 6 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। उनसे जवाब तलब किया है कि वो आखिर किस तरह कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बसपा को उन्होंने छोड़ दिया है। बता दें, कल इस पूरे मामले पर दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। जो मामला बीजेपी के विधायक मदन दिलावर और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। मदन दिलावर की तरफ से 2 पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें एक में जो बसपा के जो विधायक हैं उनकी कांग्रेस में शामिल होने को असंवैधानिक बताया गया है। कहा गया है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके विधायकों को प्रदेश स्तर पर इस तरीके से विलय नहीं कराया जा सकता। पर ऐसा विलय तो 2008 में भी अशोक गहलोत ने कराया। तब तो बीजेपी वालों में दम ना हुआ चैलेंज करने का, ना बसपा में दम हुआ, और बसपा भी साल भर से यूं ही खामोश बैठी थी। और दूसरी पिटीशन इनकी जो है वो ये कि इस मामले में जब हमने स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा तीसरी पिटीशन जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा की है, जो खुद एडवोकेट भी हैं और आजकल मायावती उन्हीं के कहे बगैर कोई कदम नहीं उठाती हैं। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए सतीश चंद्र मिश्रा के बगैर एक कदम मायावती नहीं उठाती हैं। साहब सोचिए, दिमाग किसका चलता है साहब? चेहरा सामने ज़रूर मायावती का हो सकता है। तो ये पहुँचे हैं, इनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है। इनसे कोर्ट ने, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, पूछा कि भैया इतनी देर से क्यों आए हो, अगर तुम्हें अपने विधायकों की इतनी चिंता थी। तो इन्होंने कहा कि देर से आने की वजह से हमारी बात कोई हल्की तो नहीं हो जाती, इसलिए हमारी बात को सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, एंटरटेन कर लेते हैं, और इनको नोटिस जारी कर दिया बसपा के 6 विधायकों को। अब इसमें सबसे दिलचस्प चीज़ जो है वो आप नोटिस करिएगा, जो बीजेपी विधायक हैं मदन दिलावर, उनका पक्ष जानते हैं कौन रख रहा है हाईकोर्ट में? हरीश साल्वे भाई साहब, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण जाधव का मुकदमा लड़ा था। कोई छोटे मोटे वकील नहीं देती है बीजेपी, चुनिंदा वकीलों को निकाल के खड़ा कर देती है फौज की तरह। तो हरीश साल्वे उनकी पैरवी कर रहे हैं। नोटिस जारी किया जा चुका है विधायकों को। 11 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा गया है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि 11 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा गया है? क्योंकि 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। उससे पहले 6 विधायकों का जवाब और अशोक गहलोत की सरकार का बचना या ना बचना 14 अगस्त को तय हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा सौदे में जय जेटली समेत 2 बड़े अफसरान को सुनाई गई है 4 साल की सजा। उम्मीद थी कि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार इस मुद्दे पर एक प्राइम टाइम शो करेंगे, डिबेट करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके का ये मामला था। महज 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में जय जेटली को 4 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार तो लगे हैं राफेल के गुण गाने में। ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने पहली बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा है। शर्म नहीं आती है इनको, क्या करें? वो गरीब आदमी को आपने कभी देखा है नए से कपड़े पहन ले, ज़्यादा घूमता है, लोग क्या है भाई साहब आज तो नए कपड़े में दिखाई दे रहा है, वो कह रहे भाई साहब बस अभी थोड़ी सी देर में उतार दूंगा। लेकिन वो ज़्यादा दिखाता है, उस दिन स्टाइल मारता है ताकि लोग नोटिस करें कि आज उसने नए कपड़े नए जूते पहने हैं। वैसी हालत बना दी है देश की, ठीक है। छोटे छोटे से मुल्क हैं, उनके पास राफेल जो है पिछले काफ़ी समय से है, लेकिन यहाँ राफेल आने पर वो भी 5 आए हैं, 126 आने थे, उसमें से 36 मंगाए जा रहे हैं। उस पर भी गुणगान मोदी सरकार का किया जा रहा है। क्या मामला है और किस मामले में ये हुआ? 2001 की बात है, उस वक्त मीडिया का बड़ा बोलबाला था। 1998 में 99 के आसपास ये तमाम न्यूज़ चैनल शुरू हो चुके थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को आज़ादी दे दी थी।
तो कुछ न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को बोलता हुआ आदमी दिखता था और अच्छा लगता था, क्योंकि अखबारों में खबर पढ़ पढ़ के लोग बोर हो गए थे कि फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया, लेकिन यहाँ तो बोलता हुआ दिखता था। लेकिन अब इसी बोलते हुए में सबसे बड़ा झूठ है, इससे आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। ये हुआ है पिछले 10-12 साल में बदलाव। तो 2000 में एक ऑपरेशन हुआ, यानी कि स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसका नाम रखा गया वेस्ट एंड स्टिंग ऑपरेशन करके उसमें दिखाया गया कि जो रक्षा सौदा है उसमें जया जेटली कैसे सेटिंग कराने के नाम पे, मतलब जो कंपनी है उसे डील कराने के नाम पे 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रही हैं और भ्रष्टाचार के मामले में वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच की। 2006 में उनके खिलाफ चार्जशीट कर दी। बताइए 2006 से चार्जशीट पड़ी है। यह हाल है देश के मुकदमों का। 15 साल बाद इस मुकदमे में जाके अब ये फैसला आया है। तो साजिश रचने के आरोप और 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की जया जेटली और 2 लोगों के खिलाफ, और अब जाकर कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। दोनों को 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई है। जया जेटली के अलावा 2 इसमें जो है बड़े अफसरान भी हैं, जिसमें से एक तो मेजर जनरल भी है, और इन सभी को 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। बता दें आपको, इस मामले में जया जेटली के अलावा पूर्व मेजर जनरल एसपी मुरगई और जो दूसरे अफसर का नाम है गोपाल के पचेरवाला को भी दोषी करार दिया गया है। तो 2 बड़े अफसर भी हैं, और ये समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष थी, जॉर्ज फर्नांडिस की बड़ी करीबी मानी जाती थी। आज तो खैर इस पार्टी का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा है, और जेडीयू आगे चल के पार्टी बन गई थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची हैं रिया चक्रवर्ती। इस पूरे मामले को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा और फिर आपकी समझ में आएगा कि खेल असल में चल क्या रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनका बैंक से पैसा निकालने यानी कि हड़पने के आरोप में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। वो अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उसने कहा कि इस मामले को बिहार से मुंबई ट्रांसफ़र कर दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वो प्रभावशाली हैं और उनके रहते हुए निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाएगी। इसकी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी है और उन्होंने कहा केविएट पिटीशन दाखिल किए, केविएट दाखिल करके कहा कि उनको सुने बगैर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला न दे। इसी तरह यहाँ इस मामले के अंदर बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है, उसके यहाँ मुकदमा दर्ज है और वो अपने ही मुकदमे की जांच करवाना चाहती है। वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है कि उसे सुने बगैर रिया चक्रवर्ती को कोई रियायत ना दी जाए। इस मामले में ईडी को भी एक्टिव कर दिया गया। कमाल की बात है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय वो बिहार पुलिस को लेटर भेज के पूछ रहा है कि भैया बताओ पैसे का क्या गड़बड़ झाला है। बता दें आपको 15 करोड़ रुपये खाते में बताए गए थे, जिसमें से 17 करोड़ थे। 15 करोड़ रुपये जो है रिया चक्रवर्ती पे निकालने का आरोप लग रहा है, अपने भाई के साथ मिलकर 2 कंपनियां बनाकर। इसी तरह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर। अलका प्रिया ने वो दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, कहा कि महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, ठीक है। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की गई है। लेट्स टॉक नाम का एक एनजीओ है, उसकी जो चीफ हैं उनका नाम है कंचन रॉय, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया है कि एसआईटी से जाँच कराई जाए। ये मामला कोई हल्का मामला ही नहीं है। जिस तरीके से नोएडा का आरुषि तलवार वाला मामला है वैसा ही मामला एक गंभीर है। बताइए, आरुषि तलवार में सीबीआई जांच होगी, कहीं बार होगी, आज तक कुछ हुआ? पहले माँ बाप को दोषी बता दिया गया, फिर माँ बाप भी रिहा हो गए, फिर फिल्म भी बन गई। तो ऐसे ही ये एसएसआर वाला मामला यानी कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला भी फंसाने या उलझाने की कोशिश की जा रही है या सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूजीसी के समर्थन में भी दाखिल की गई पिटीशन, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। काफ़ी अहम दिन है आज उन लोगों के लिए जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। बता दें यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की और जिसके तहत सितंबर में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे तमाम यूनिवर्सिटी तमाम कॉलेजेस के जो यूजीसी के अंडरटेकिंग आते हैं। लेकिन इस फैसले को यूजीसी के इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। पिटिशनर का कहना है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार भी है, कोरोना के चलते इस एग्ज़ाम को रद्द कराया जाए और पिछले रिजल्ट के आधार पे नया रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो बच्चों को दे दिया जाए। एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस मामले में एक प्रोफेसर हैं पूना के
वो उनका नाम है DR कुलकर्णी, वो भी पहुंच गए हैं। वो UGC के समर्थन में उन्होंने कहा साहब एक हस्तक्षेप याचिका मैं दाखिल करना चाहता हूं और मेरा मानना है कि UGC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहती है वो ठीक कर रही है, आप उसको कराने दीजिए। ये लोग जो मांग कर रहे हैं ये गलत है, इनकी मांग असंवैधानिक है। इस मामले में 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी, आज वो तारीख आ चुकी है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था जो UGC की गाइडलाइन को चैलेंज करते हुए दाखिल किया गया था, उसे भी वापस ले लिया गया है। पिटिशनर का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुन ही रहा है तो हाई कोर्ट को अब इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए और उसने अपनी पिटिशन वापस ले ली। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुर्बानी और नमाज पर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पीस पार्टी। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब पीस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बकरीद के बाद, बकरीद हो जाएगी भाई, अब तो टाइम ही नहीं है, पहले तो बकरीद मनाओ, ठीक है, कुछ कौरमा बिरयानी, ठीक है, चाप वाप बढ़िया सी पकवाओ, बिरयानी खाओ, उसमें मस्त रहो, उसके बाद चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जिनका नाम है पंकज मित्तल और दूसरे जो जस्टिस हैं जिनका नाम है YK श्रीवास्तव, दोनों की बेंच ने पीस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कुर्बानी और जो नमाज है उसके लिए जारी की गई गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी। लेकिन इसके बाद ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैसे कैसे ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था वो देख लीजिए। 24 को पिटीशन दाखिल की गई, 27 को इस पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने बताया कि सुनवाई की। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसको 29 को लगा देते हैं। 29 को उन्होंने लगाई, लेकिन 29 को जब वो बैठे तो उन्होंने कहा ऐसा है इन्हें जो ऊपर जो मैंने नाम बताए हैं जज साहिबान के, उनकी बेंच में भेज दीजिए। उन जज साहिबान की बेंच में मामला पहुँच गया, लेकिन उन्होंने कहा भैया हम तो सुनते नहीं है इस मामले को। YK श्रीवास्तव और पंकज मित्तल ने सीधे से इसको खारिज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है, बकरीद के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। बड़े सोचे समझे से बड़ी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लोगों को उलझा दिया जा रहा है दूसरी चीज़ों में, वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि चल क्या रहा है। आने वाले वक्त में जो है वो नज़र आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर 2024 में हार भी जाएँ और दूसरी सरकार बन भी जाए तो क्या देश की स्थिति सुधर पाएगी? कोई तब तक तो इतना बर्बाद कर चुके होंगे, तमाम चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे चुके होंगे, कंट्रोल करना आसान नहीं होगा और सारा ठीकरा फिर उस सरकार पे फूटेगा। ये कहेंगे कि देखो हमने 10 साल में बहुत कुछ बना दिया था, बहुत कुछ कर दिया, ये सरकार आपने 2024 में चुन ली, इनने बर्बाद कर दिया और फिर से 2029 में ये आने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट बलराम सिंह है और दूसरे हैं करुणेश कुमार शुक्ला, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है और कहा गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, हिंदी में बात करें तो आइन का जो तमहीद है, उस तमहीद में जो 2 अल्फाज यानी कि 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं संविधान के 42वें संशोधन के ज़रिए, वो 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें से एक को सेकुलर, दूसरा सोशलिस्ट है। इन दोनों को उसमें से हटा देना चाहिए क्योंकि ये दोनों शब्द पश्चिमी देशों से लिए गए हैं, इनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही मांग जो की गई है वो और सुन लीजिए। जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 जो है उसका सेक्शन 29A5 को भी संशोधित करने की मांग की गई है। उसमें भी ये दोनों शब्द लिखे गए हैं, कहा कि उसमें से भी हटाइए जनप्रतिनिधि एक्ट में। तो इसके अलावा कहा गया है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां भारत में रजिस्टर्ड होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के दौरान ये दोनों शब्द लिखवाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी है, लाजमी है जी। वहाँ से भी हटवा दो इनको, ये तो बेकार में लिख रहे जी, सेकुलर भी लिख रहे, सोशलिस्ट भी लिख रहे और ये बाद में संविधान संशोधित करके लिखे गए हैं, इसलिए इनको हटाए जाना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या करता है। संविधान की प्रस्तावना ही बदली जा सकती है, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, ये इन लोगों का कहना है। यानी कि जो संशोधित करके उसमें 2 शब्द डाल दिए, ये नहीं हो सकता प्रस्तावना में। पूरी प्रस्तावना नए तरीके से लिख दीजिए, नए तरीके से प्रस्तावना लिख दीजिए, यानी कि आने वाले टाइम में संविधान ही बदल दीजिए। धीरे धीरे चलते हुए तमाम चीज़ें हो जाएंगी। देखते चलिए आगे आगे होता क्या है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नील गाय जैसे जंगली जानवरों को मारने वाले राज्यों से जवाब तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ जवाब तलब नहीं करना चाहते और ना ही हम ये कहना चाहते हैं कि इन जंगली जानवरों को, जैसे नील गाय हैं, जंगली सुअर हैं और भी कई जंगली जानवर हैं, कि इनको मारना बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे फसलों को भी नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि कोई एक समाधान निकले। वन विभाग कहाँ सोया हुआ है वो भी कुछ अपने इसके बारे में सुझाव दे। बता दें आपको
ये ओडिशा की केंद्रपारा सीट से बीजेडी के विधायक हैं, सांसद हैं, जिनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है। उनका कहना है कि कई राज्यों ने जो पशुओं को, जो ये जंगली जानवर हैं, उनको मारने की इजाज़त दे रखी है। सांसद महोदय का नाम है अनुभव मोहंती, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई और उसमें कहा गया है कि बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। बताइए, हिमाचल प्रदेश में तो खुद बीजेपी बैठी है, बिहार में खुद बीजेपी बैठी है। केरल, चलो मान लेते हैं कम्युनिस्टों का केरल है, और कई राज्य हैं। इन्होंने कह रखा है कि फसलों की बर्बादी के चलते नील गाय और जंगली सुअरों की हत्या कर सकते हैं, और इन्होंने तो बाकायदा इस पर इनाम भी ऐलान कर रखे हैं, यानी कि प्रोत्साहन राशि भी ये दे रहे हैं, जिसके चलते लगातार इन जंगली जानवरों की हत्या की जा रही है। कोर्ट को इन हत्याओं पर रोक लगवाना चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अब देखते हैं क्या जवाब लेके वो आते हैं और क्या कुछ समाधान निकलता है। हालांकि सीजेआई ऐसे बोबडे ने एक सुझाव देने की कोशिश की कि इन्हें भगाने के लिए भाई सीधे गोली क्यों मार रहे, रबड़ की गोली मार लो। हैं, रबड़ की गोली तो पुलिस वाले आदमी को ना मार रहे, जानवर को तो क्यों मारेंगे? जानवर को, आदमी को भी सीधी गोली मार रहे, देख लिया होगा आपने। दाएं से चलावे, सीधी गोली मार दें। जिनका काम है कि आदमी पे सीधी गोली नहीं चला सकते, रबड़ की चलाएंगे ना जी, सीधी गोली चलाएंगे और मारेंगे वहीं। यहाँ पे भागते हुए बदमाश के सीने से मार दे, ये यूपी पुलिस है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झूठा है जम्मू कश्मीर प्रशासन, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सैफुद्दीन सोज। ये मामला क्यों उठ रहा है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। अभी सोमवार का मामला है जब जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, यानी कि वहाँ की सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हुए कहा कि ना जी ना, कांग्रेस के जो नेता है ना सैफुद्दीन सोज, हमने ना कैद कर रखा जी उनको, हमारी तरफ से तो आज़ाद हैं वो। इसके बाद सैफुद्दीन सोज की तरफ से कहा गया नहीं, मुझे कैद कर रखा है और मैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो इस मामले को जानने समझने के लिए, और तो किसी में कलेजा है ना जी, आप भी मज़ा ही लेते रहो। जिस दिन बंद हो जाएगा आप कौन सा चालू करवा लोगे एनडीटीवी को, ठीक है, मैंने देखा है। एजुकेशन पॉलिसी पे एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। रवीश कुमार ने कैसे खबर की है और लोगों ने कैसे खबर की है, लेकिन सबसे टॉप में, ट्रेंडिंग में खबर किसकी चल रही है वो देखेंगे, उससे पता चल जाता है आपकी सोच का, आप लोग देखना ही क्या चाहते हो और इस देश में सही और असल देखने वाले बच्चे कितने हैं। तो ये देखने के लिए पहुंच गया एनडीटीवी के भाई क्या हुआ। तो वहाँ सैफुद्दीन सोज ने ऑन कैमरा बता दिया कि क्या नाम, मैं तो यहाँ कह दूँ, मुझे बाहर निकल नहीं दे रहे, और पुलिस वालों ने, पत्रकारों ने बात नहीं करने दी। इसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रशासन से बात की, भाई तुम तो हलफनामा दे रहे सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये आदमी घर से बाहर क्यों ना निकल रहा, क्यों ऐसे भीतर बाहर रखा करके। तो जो है उसको बताया गया कि साहब कोरोना फैल रहा है, इसलिए इनको कहा कि घर में रहो। क्या नई ट्रिक निकाल लेते हैं, जहाँ जाए भाजपा वाले हैं, इनकी सोच जो है एक कदम आगे की हो जाती है, एक नया आइडिया निकाल लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बीजेपी के एक विधायक से बात की कि भैया तुम कह रहे हो कि यहाँ कोरोना नहीं है तुम्हारे इलाके में, कोरोना से तो कहीं मौत है। उन्होंने कहा भैया कोरोना तो दिल्ली से आ रहा। अगला अल्फाज, अगली लाइन फ़ौरन तैयार रहती है। फिलहाल यहीं रुकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 8 खबरें थी आज के बुलेटिन में। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।